हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मिशन मजनू फिल्म का यह डायलॉग हर एक हिंदुस्तानी के रोंगटे खड़े कर देता है। ये कहानी है ऐसे बेनाम नायक की जिसकी जाबाजी और जासूसी के कारण पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मिशन मजनू मूवी को। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद भी जरूर लिखिएगा। तो फिल्म की शुरुआत होती है अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्ब से, जिसने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए थे, जिससे हर एक देश समझ चुके थे कि परमाणु बम की कितनी वैल्यू है। जिसके बाद हर एक देश परमाणु बम को बनाने की हर एक कोशिश करने लगा था। दूसरी तरफ यहाँ पर 1971 के सीन को दिखाया जाता है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ था और भारत ने पाकिस्तान को बहुत ही बुरी मात दी थी। और उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। पाकिस्तान युद्ध तो हारता ही है, साथ ही उनके बीच ही कुछ ऐसे रॉ के एजेंट्स पल रहे हैं जो कि उन्हें पल पल पर हराते हैं। और ये कहानी उन्हीं रॉ एजेंट्स की है। जिसके बाद कहानी 1974 के पाकिस्तान में रावलपिंडी में शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम कई सारे लोगों को नमाज पढ़ते हुए देख पाते हैं। साथ ही हम यहाँ पर तारिक नाम के एक लड़के को भी देख पाते हैं, और वो भी नमाज पढ़ रहा था। जिसके बाद जब सभी लोग नमाज पढ़ लेते हैं तो तारिक एक आदमी के पास जाता है जो कि दर्जी है और उसका एक दफ्तर भी है, इसलिए तारिक उसके पास काम मांगने के लिए जाता है। दरअसल तारिक भी एक दर्जी है और वो इन कामों में बहुत एक्सपर्ट है। शुरुआत में तो वो आदमी काम देने से साफ इनकार कर देता है, लेकिन आखिर में मौलवी साहब के कहने पर तारिक को काम मिल जाता है। जिसके अगले दिन उसी दर्जी के दफ्तर को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी तारिक का टेस्ट ले रहा होता है और तारिक काफी अच्छे तरीके से टेस्ट को पास भी कर लेता है। और जब तारिक एक सुई में जब धागा डाल रहा होता है, तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है और उस लड़की का नाम होता है नसरीन। नसरीन देख नहीं सकती है, वो बचपन से ही अंधी है। और यहाँ पर तारिक को नसरीन से पहली नजर वाला प्यार हो चुका था। जिसके बाद तारिक नसरीन के पास रहने की हर एक कोशिश करता है। साथ ही नसरीन जब घर से निकलकर ऑटो के लिए वेट करती है तो तारिक उसके लिए हर रोज एक ऑटो को रुकवाता है। तारिक को ऐसा लगता है कि नसरीन उसे देख नहीं सकती है, जबकि नसरीन उसके इत्र से हर रोज उसे महसूस करती है। और तब से नसरीन को ऑटो से नहीं जाना पड़ा, क्योंकि तारिक उसे हर रोज स्कूटर से छोड़ दिया करता था। और यहीं से उन दोनों की लव स्टोरी शुरू होती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन एक दिन नसरीन के अब्बू उन दोनों को साथ में देख लेते हैं। और फिर अगले ही दिन नसरीन के अब्बू तारिक के दफ्तर पहुंच जाते हैं और उसे खूब चिल्लाते हैं और कहते हैं कि वो नसरीन से दूर रहे। लेकिन यहाँ पर तारिक नसरीन के अब्बू से साफ कह देता है कि वो नसरीन से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। दरअसल ये दफ्तर जिस आदमी का है वो नसरीन के अब्बू का साला है। तब वो नसरीन के अब्बू को समझाता है कि तारिक बहुत अच्छा लड़का है और वो नसरीन को हमेशा खुश रखेगा। और यहीं पर नसरीन भी मौजूद थी, जो कि अपने अब्बू से कहती है कि वो भी तारिक को पसंद करती है और शायद तारिक से अच्छा लड़का उसे मिलेगा भी नहीं। तब नसरीन की ये सारी बातें सुनने के बाद नसरीन के अब्बू उन दोनों की शादी करवा देते हैं और ये सीन यहीं पर कट होता है। जिसके बाद कहानी इंडिया में 18 मई 1974 में शिफ्ट होती है, जहाँ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। यह एक शांतिपूर्ण परीक्षण था, जिसने भारत को छठा ऐसा देश बना दिया था जिसने परमाणु परीक्षण किया था। लेकिन इससे बाकी के देशों में खलबली मच गई थी। वहीं पाकिस्तान भी पूरी तरह से बौखला चुका था, क्योंकि इससे कुछ साल पहले ही 1971 का युद्ध पाकिस्तान भारत से हार चुका था। और अब ये न्यूज सुनने के बाद तो पूरा पाकिस्तान ही शॉक्ड रह गया था। भारत के इस कदम के बाद पाकिस्तान भी अपनी पूरी शक्ति के साथ परमाणु परीक्षण की कोशिश में जुट गया था। उस वक्त पाकिस्तान के तात्कालिक प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने यह तक कह दिया था कि हमें भले ही घास की रोटी क्यों न खानी पड़े, लेकिन पाकिस्तान भी परमाणु बम बनाकर ही रहेगा। लेकिन परमाणु बम बनाने के लिए पाकिस्तान के पास ना तो इक्विपमेंट थे और ना ही पैसे। साथ ही उन्हें एक ऐसा दिमाग भी चाहिए था जो कि परमाणु बम बनाने के लिए उनकी मदद कर सके। तब पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से कुछ पैसे और इक्विपमेंट का जुगाड़ तो कर लिया था, और साथ ही उन्होंने फौरन से क्यूएन खान को बुला लिया था, जो कि परमाणु बम को बनाने के लिए एक एक्सपर्ट बंदा था, जिसकी एक फौरन बीवी और 2 बच्चे थे। और क्यूएन खान एक ऐसा आदमी है जो कि परमाणु बम को बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और जब क्यूएन खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलता है तो यहाँ पर प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब उनका सपना पूरा हो जाएगा, इसलिए वो एक ऐसी जगह की खोज करने लगते हैं जहाँ पर परमाणु परीक्षण किया जा सके और वो किसी के नजर में भी ना आए। जिसके बाद विदेशों से इक्विपमेंट आना शुरू हो जाते हैं और पाकिस्तान अब पूरी तरह से
पूरे जोश में परमाणु परीक्षण की तैयारी में लग जाता है। अब कहानी शिफ्ट होती है 1977 के रावलपिंडी में, जहाँ पर हम तारिक और नसरीन को देख पाते हैं, जो कि अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश थे और नसरीन अब प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी, इसलिए अब उनकी खुशी दुगनी हो चुकी थी। जिसके बाद हम मिस्टर काव को देख पाते हैं, जो कि रॉ के एक ऑफिसर है और फिलहाल वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास आए हुए हैं और वो यहाँ पर पीएम इंदिरा गांधी से कहते हैं कि जिस तरह से हमने परमाणु परीक्षण किया है, उसी तरह से पाकिस्तान भी कुछ हलचल करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनने के बाद प्रधानमंत्री मिस्टर काव से कहती है कि तुरंत ही अपने रॉ के एजेंट को एक्टिव करो, ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर पाकिस्तान में क्या हो रहा है। साथ ही मिस्टर काव को शक है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण करना चाह रहा है। अब यहाँ रावलपिंडी में हम रात के सीन को देख पाते हैं, जहाँ पर रात को तारिक चुपचाप दफ्तर में आता है और वहाँ पर फोन के सामने बैठ जाता है। तभी उसके पास एक फोन आता है और वो अंडरकवर रॉ टेस्ट न्यू दिल्ली से था और यहाँ हमें पता चलता है कि तारिक कोई और नहीं बल्कि रॉ का एक एजेंट है, जिसका नाम अमनदीप सिंह है। और दूसरी तरफ न्यू दिल्ली से शर्मा लाइन पर है और वो भी रॉ का एक एजेंट है। और शर्मा तारिक से बिल्कुल भी ठीक ढंग से बात नहीं करता है, क्योंकि तारिक का बाप गद्दार था, इसलिए शर्मा तारिक से बिल्कुल भी ठीक ढंग से बात नहीं करता है और हर बार उसे गद्दार ही बुलाता है। दरअसल तारिक के पिता ने इंडिया की कुछ इन्फॉर्मेशन लीक कर दी थी, इसी कारण वो गद्दार कहलाए और उन्होंने आत्महत्या भी कर ली थी। यहाँ पर शर्मा तारिक को बताता है कि जिस तरह से हमने पोखरण में परमाणु परीक्षण किए हैं, उसी तरह से पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण करने की पूरी कोशिश में है, इसलिए तुम्हें बस ये पता करना है कि आखिरकार वो परमाणु परीक्षण कहाँ पर हो रहे हैं। साथ ही शर्मा यहाँ पर तारिक को एक ढाबा का एड्रेस भी बताता है, जिस जगह से एक रॉ का एजेंट तारिक को कुछ चीजें देगा और शर्मा यहाँ पर उसे इस मिशन का नाम भी बताता है कि आज से इस मिशन का नाम मिशन मजनू होगा। अब आगे मिस्टर काव के द्वारा हमें पता चलता है कि दरअसल मिस्टर काव ने ही तारिक को ट्रेनिंग दी है और यहाँ पर एक आदमी उससे कहता है कि तारिक का बाप गद्दार था, तो फिर आपने तारिक को इस मिशन के लिए क्यों चुना? जिस पर मिस्टर काव उससे कहते हैं कि तारिक का बाप गद्दार जरूर था, लेकिन तारिक नहीं हो सकता है, क्योंकि तारिक को मैंने ट्रेन किया है और वो अपनी ईमानदारी को साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब आगे रावलपिंडी में शर्मा के बताए हुए ढाबे पर तारिक पहुंच जाता है। वहां पर असलम नाम का एक आदमी इस ढाबे को चलाता है। यहाँ पर जब वो उसे कहता है कि उसे गोरिल्ला ब्रांड का मसाला चाहिए, तो यहाँ पर असलम समझ जाता है कि ये तो रॉ का एजेंट है, इसलिए असलम तारिक को घर के अंदर ले जाता है और उसे कुछ पैसे और गन देता है। लेकिन यहाँ पर तारिक गन लेने से साफ मना कर देता है और उसे कहता है कि मेरा काम प्यार से होता है। जिसके बाद शर्मा असलम के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि वो तारिक के ऊपर नजर रखे कि आखिर वो क्या कर रहा है। अब आगे हम तारिक को देखते हैं, जो कि दर्जी के दफ्तर में आता है और वो यहाँ पर कुछ जनरल की वर्दी को पैक होते हुए देखता है और ये आज ही डिलीवर होनी थी। तब तारिक उनसे कहता है कि वो इन वर्दी को डिलीवर कर आएगा और जब तारिक रास्ते में होता है तो वो बीच रास्ते में रुकता है और जनरल की वर्दी के ऊपर की 2 बटन तोड़ देता है। जिसके बाद जनरल दफ्तर में कॉल लगाता है और अपनी वर्दी की टूटी हुई बटनों के कारण वो दफ्तर के ऑनर खूब चिल्लाता है, जिस पर तारिक उनसे कहता है कि वो बटन लगाकर आ जाएगा और उनसे सॉरी भी कहकर आ जाएगा। जिसके बाद वो तुरंत ही जनरल के घर पर पहुंच जाता है, जहां पर कि वो वर्दी में बटन लगा रहा होता है। दरअसल यहाँ पर तारिक खुद आना चाहता था। दरअसल वो ये पता करना चाह रहा था कि आखिर परमाणु परीक्षण कहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो जनरल तारिक को ज्यादा बातें तो नहीं बताता है, लेकिन वो उसे ये जरूर बता देता है कि वो भी परमाणु परीक्षण कर रहे हैं और वो परीक्षण वो रावलपिंडी के आसपास ही कर रहे हैं। जिसके बाद तारिक इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाता है। हर वो जगह वो चेक करने लगता है जहाँ पर कि परमाणु परीक्षण किए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो तारिक को कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी। अब रात को जब नसरीन को टॉयलेट लगती है तो वो तारिक से कहती है कि प्रेग्नेंट की अवस्था में बार बार टॉयलेट करने में उसे प्रॉब्लम होती है, इससे अच्छा तो ये होता कि उनके घर में एक अंग्रेजी टॉयलेट आ जाए। ये सुनने के बाद तो तारिक को कुछ याद आता है और वो अगले ही दिन एक हार्डवेयर की दुकान पर चला जाता है और वो पता करने की कोशिश करने लगता है कि आखिरकार अंग्रेजी टॉयलेट कहाँ मिलेगी। जिस पर कि वो आदमी तारिक से कहता है कि यहाँ पर अंग्रेजी टॉयलेट कहीं भी नहीं मिलेगी, वो सिर्फ ऑर्डर पर बनाई जाती है और अभी तक उसने सिर्फ एक ही अंग्रेजी टॉयलेट बनाई है। तब तारिक उस घर का पता पूछ लेता है जहाँ पर की अंग्रेजी टॉयलेट बनाई गई थी। आगे हम इंडिया के सीन को देख पाते हैं, जहाँ पर इंडिया में इलेक्शन हुए थे और इंदिरा गांधी के हाथों से अब सत्ता छिन चुकी थी और अब इंडिया के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बन चुके थे और मोरारजी देसाई पूरी तरह से शांति और वार्ता पर समझौता करने पर विश्वास रखते। जिसके बाद मिस्टर काव प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को बताते हैं कि पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण करने की कोशिश कर रहा है और हमारे रॉ के एजेंट उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात सुनने के बाद मोरारजी देसाई मिस्टर काव से कहते हैं कि अपने रॉ के एजेंट से तुरंत ही इस मिशन को अवॉर्ड करने को कहो, क्योंकि ये सारे मसले बातचीत से संभली जा सकती है। और प्रधानमंत्री को ऐसा ही लग रहा था कि इन सारी चीजों में पैसा और एनर्जी ही खर्च हो रही है। दरअसल मिस्टर काव इंदिरा गांधी के लिए काम किया करते थे, इसलिए मोरारजी देसाई ने ये
लिए परमिशन नहीं दी, जिसके बाद हमें पता चलता है कि मिस्टर काओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था ताकि वो इस मिशन को कंटिन्यू रख सके। यहाँ रावलपिंडी में हम तारिक को देख पाते हैं जो कि उस घर के पास पहुंच चुका था जहां पर की अंग्रेजी टॉयलेट लगी हुई थी। यहीं पर एक बूढ़ी औरत थी जो कि तारिक को बुलाती है और बातों ही बातों में वो तारिक को सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है जो कि तारिक को जाननी थी। और फिर रात होते ही तारिक उस घर में घुस जाता है और अंग्रेजी टॉयलेट को चेक करने लगता है और वो देखता है कि यहाँ पर सचमुच ही अंग्रेजी टॉयलेट थी, जिससे कि वो समझ गया था कि विदेश से लोग जरूर आए थे। और साथ ही तारिक ये भी पता लगा लेता है कि आखिर इस घर में कौन कौन रुके थे, जिसमें कि एक बड़ा नाम सामने आता है और वो नाम AQ खान का था। अब रात होते ही तारिक शर्मा के पास कॉल करता है और वो AQ खान के बारे में बताने लगता है, लेकिन शर्मा यहाँ पर तारिक से सीधे मुंह बात ही नहीं करता है और वो उससे कहता है कि उसे सिर्फ ये पता करना है कि आखिर परमाणु परीक्षण कहाँ पर हो रहे हैं, उसे AQ खान में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सारी बातें बताने के बाद तारिक जब दफ्तर से बाहर निकलता है तो वो बाहर नसरीन के अब्बू को देखता है और यहाँ पर अब्बू को तारिक के ऊपर शक भी हो जाता है। दरअसल नसरीन के अब्बू को तारिक के ऊपर शक ये होता है कि तारिक का किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर है। भाई दूर से असलम भी ये सब कुछ देख रहा होता है और असलम को ऐसा लगता है कि शायद तारिक अब पकड़ा जा चुका है, इसलिए वो तुरंत ही शर्मा के पास कॉल करता है और ये सारी बातें बता देता है, जिस पर कि शर्मा असलम से कहता है कि वो तारिक को जान से मार दे। जिसके बाद असलम अपनी गन में गोलियां डालकर तारिक को मारने के लिए निकल पड़ता है और रात को हम तारिक और नसरीन को सोता हुआ देख पाते हैं। तभी अचानक से उनके दरवाजे पर कोई आता है और जब तारिक दरवाजा खोलता है तो दरवाजे पर असलम था और वो तारिक को गोली मार देता है और ये सीन यहीं पर कट होता है। अब अगले सीन में हम इस्लामाबाद के सीन को देख पाते हैं जहाँ पर की प्राइम मिनिस्टर के रेसिडेंस पर जनरल जिया के सोल्जरों ने अटैक कर दिया था। दरअसल तख्ता पलट हो चुका था और अब प्रधानमंत्री इस देश को नहीं चलाएंगे बल्कि पाकिस्तान की आर्मी इस देश को चलाएगी। अब आगे हम एक फ्यूनरल के सीन को देख पाते हैं जहां पर ढेर सारे लोग इकट्ठे थे और रात को जिस आदमी को मारा गया वो तारिक नहीं बल्कि नसरीन के अब्बू थे। तारिक तो अभी भी जिंदा है, जिसके बाद हमें उस रात का सीन दिखाया जाता है। दरअसल उस रात असलम ने तारिक को नहीं मारा था बल्कि नसरीन के अब्बू को मारा था और जो तारिक के घर पर आया था वो कोई और नहीं बल्कि नसरीन के अब्बू का साला था, जो कि एक खबर लेकर आया था कि नसरीन के अब्बू अब नहीं रहे। अब अगले सीन में हम तारिक को देख पाते हैं जो कि असलम को बुरी तरह से मार रहा था, क्योंकि असलम के हाथ एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी, क्योंकि नसरीन के अब्बू को असलम ने बेवजह ही मार दिया था। और जब तारिक असलम को मार ही रहा होता है कि तभी पीछे से मौलवी साहब आ जाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मौलवी साहब कोई और नहीं बल्कि रॉ के एक एजेंट है और वो 9 साल से पाकिस्तान में ही मौलवी बने घूम रहे हैं और उनका असली नाम है रमन सिंह। रमन सिंह यहाँ पर तारिक को बताता है कि असलम ने ही उसकी जान बचाई है, क्योंकि शर्मा ने तो तुम्हें मारने का ऑर्डर दिया था और जिंदगी में पहली बार असलम ने शर्मा का कहना नहीं माना और उसने दूसरे रास्ते को चुना। जिसके बाद ये तीनों मिल जाते हैं और फिर एक ही मिशन पर काम करना शुरू करते हैं। दरअसल इन तीनों को एक ही चीज पता करनी है और वो पता करना है कि आखिर पाकिस्तान परमाणु परीक्षण किस जगह पर कर रहा है। अब रात को नसरीन के अब्बू के साले के द्वारा तारिक को पता चलता है कि उनके पास 400 वर्दी का ऑर्डर आ रहा था, लेकिन वो ऑर्डर उनके हाथ से छिन गया और किसी हमीद नाम के बंदे के पास चला गया, जिससे तारिक को ये पता लग जाता है कि ये 400 वर्दी जरूर परमाणु परीक्षण के उन सोल्जरों के लिए होंगी। अब अगले सीन में हम इस्लामाबाद में जनरल जिया को देखते हैं जो कि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के पास कॉल करके वार्ता और समझौते की बात करते हैं। दोनों ही काफी शांतिपूर्ण और समझौते वाली बात करते हैं। जिसके बाद तारिक हमीद नाम के बंदे के पास जाता है जिसके पास 400 वर्दी का ऑर्डर है। तो तारिक उससे पता करने की कोशिश करता है कि आखिर ये वर्दी कहाँ पर जाने वाली है, लेकिन हमीद उसे बताता है कि वर्दी हमको खुद डिलीवर नहीं करनी है बल्कि आर्मी के ऑफिसर्स ही इन वर्दी को लेने के लिए आएंगे। तब तारिक को एक आइडिया आता है और अगले दिन जब सोल्जर वर्दियों को भरकर एक ट्रक में लेकर जा रहे होते हैं तब तारिक, असलम और रमन सिंह नकली पुलिस ऑफिसर बन के उनसे ये पता कर लेते हैं कि आखिर ये वर्दी कहाँ पर जा रही है और उन्हें पता चलता है कि ये कहूटा नाम की एक जगह पर जा रही है। और फिर अगले दिन ये लोग कहूटा के लिए निकल पड़ते हैं और काफी देर तक छानबीन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि एक जगह है जहाँ पर परमाणु परीक्षण चल रहे हैं, लेकिन सॉलिड एविडेंस ना होने की वजह से शर्मा इनकी कोई भी बात नहीं मानता है। शर्मा इनसे कहता है कि अगर इनके पास सॉलिड एविडेंस हो तभी वो मान पाएंगे कि वहाँ पर परमाणु परीक्षण चल रहे हैं, क्योंकि इजराइल जल्द ही क्वेटा पर हमला करने वाला है। जिसके बाद तारिक एक प्लान बनाता है और वो असलम और रमन सिंह से कहता है कि उसे फैसिलिटीज के अंदर जाकर ही एविडेंस लाना पड़ेगा तभी कुछ हो सकता है, लेकिन वहाँ पर मौत का सबसे ज्यादा खतरा है। इसलिए तारिक नसरीन के लिए एक चिट्ठी लिखता है, क्योंकि तारिक को अब लगने लगा था कि वो फैसिलिटीज से बाहर नहीं आ सकता।
तभी यहाँ पर तारिक को एक आइडिया आता है और वो तुरंत ही असलम और रमन सिंह के पास जाता है और वो उनसे कहता है कि पूरे कहूटा में एक ही बार्बर शॉप है और वहीं पर सारे ऑफिसर्स बाल कटाने के लिए आते हैं। और जब सभी लोग बाल कटा रहे होते हैं कि तभी बाहर असलम और रमन सिंह झगड़ा करने लगते हैं, जिसे देखने के लिए सभी लोग बाहर आ जाते हैं और तारिक मौका देखकर उन सारे ऑफिसर्स के बालों को एक पॉलिथीन में भर लेता है। दरअसल ये ऑफिसर के बाल ही परमाणु परीक्षण के सबसे बड़े सॉलिड एविडेंस है, क्योंकि अगर वहाँ पर सचमुच ही परमाणु परीक्षण चल रहे हैं तो इन ऑफिसर्स के बालों में हाई रेडियंस होंगे और हेयर सैंपल से ये बहुत ही अच्छे तरीके से पता लगाया जा सकता है। लेकिन इन हेयर सैंपल्स को किसी भी हालत में भारत भेजना था और ये काफी खतरे से भरा हो सकता है, क्योंकि समझौते एक्सप्रेस से वहाँ पर ले जाने के लिए कोई आदमी इनके पास नहीं था। तब रिस्क लेकर तारिक ही ट्रेन में चढ़ जाता है और जहाँ पर कई और लोग भी थे जो कि इंडिया जा रहे थे। तब तारिक उनके एक बैग में उन हेयर सैंपल्स को डाल देता है, लेकिन तभी सोल्जर्स को पता लग जाता है कि ट्रेन में एक ऐसा बंदा है जो कि इलीगल तरीके से इंडिया जाने की कोशिश कर रहा है। और जब उन्हें पता लग जाता है तो यहाँ पर एक तगड़ी फाइट होती है, जिसमें तारिक सोल्जर्स को बहुत ही बेरहमी से मारता है और आखिर में वो एक नदी में कूद पड़ता है और उसके हाथ में गोली भी लगी हुई थी। लेकिन आखिरकार वो असलम और रमन सिंह के पास पहुँच जाता है, जिसके बाद वो तुरंत ही शर्मा के पास कॉल करता है और कहता है कि उसने समझौते एक्सप्रेस में इंडिया आ रहे कुछ लोगों के बैग में हेयर सैंपल्स को डाल दिया है, तो ट्रेन जैसे ही इंडिया पहुंचेगी तो आप उन हेयर सैंपल्स को कलेक्ट कर लें। तो कुछ ऑफिसर्स तुरंत ही प्लेटफॉर्म में पहुंचकर उन हेयर सैंपल्स को कलेक्ट कर लेते हैं और तुरंत ही उन्हें टेस्टिंग के लिए लैब पहुंचाया जाता है। यहाँ दूसरी तरफ इजराइल के फाइटर जेट एकदम तैयार थे कोयटा के ऊपर अटैक करने के लिए। तब लैब में टेस्ट करने के बाद उन्हें पता चलता है कि इन बालों में रेडियंस काफी हाई है और ये हाई रेडियंस तो सिर्फ वहीं पर पाए जा सकते हैं जहाँ पर की परमाणु परीक्षण चल रहे हैं। ये सुनने के बाद तो तुरंत ही इजराइल से कांटेक्ट किया जाता है और तुरंत ही कोयटा पर अटैक करने के लिए रोका जाता है, जिस पर एक जनरल तुरंत ही ऑर्डर देता है और इस मिशन को अबॉर्ट किया जाता है। आगे जब ये बात मोरारजी देसाई को पता चलती है तो वो अपने ऑफिसरों को खूब चिल्लाते हैं, क्योंकि ये मिशन वो लोग खुफिया तरीके से कर रहे थे और उन्हें इस बात की भनक नहीं थी। यहाँ दूसरी तरफ शर्मा तारिक के पास कॉल करता है और वो उससे माफी मांगता है। वो उससे कहता है कि वो हमेशा ये सोचता था कि टेलीफोन के इस तरफ वाला बंदा ही देशभक्त है, बाकी कोई और भी नहीं। वो तुम्हें हमेशा गद्दार पुकारता रहा, जबकि तुम एक असली देशभक्त हो। साथ ही वो उससे ये भी कहता है कि इतिहास में शायद ही तुम्हारा नाम कोई याद रखेगा, लेकिन वो उससे वादा करता है कि उसके बच्चे अमनदीप सिंह का नाम याद जरूर रखेंगे। अब आगे हम मोरारजी देसाई को देख पाते हैं, जो कि पाकिस्तान में जनरल जिया के पास कॉल करते हैं और वो उससे कहते हैं कि आप लोग परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, उसे अभी बंद कर दो वरना वो लोग उनके ऊपर अटैक कर देंगे। ये सुनने के बाद जनरल जिया तुरंत ही एकू खान से कहते हैं कि वो इस मिशन को अबॉर्ट कर दे, क्योंकि अगर उन्हें ऐसा नहीं किया तो इंडिया हमारे ऊपर मिसाइल छोड़ देगी, इसलिए ना चाहते हुए भी उन्हें ये मिशन अबॉर्ट करना ही पड़ता है। साथ ही पाकिस्तान को ये बात बहुत अच्छे से मालूम चल गई थी कि इस मिशन को बर्बाद करने के पीछे रॉ के एजेंट का हाथ है, इसलिए अब उनका सिर्फ एक ही मिशन है कि किसी भी हालत में पाकिस्तान के उन खुफिया जासूस का पता लगाया जा सके जो कि पाकिस्तान में जासूस बने घूम रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं तारिक और नसरीन को, जहाँ पर तारिक नसरीन से कहता है कि हम जल्द ही दुबई जाने वाले हैं, क्योंकि दुबई में उसे जॉब मिल गई है। तो पाकिस्तान के सोल्जर्स अब रॉ के एजेंट को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं, जिसमें वो लोग सबसे पहले 2 हफ्तों के अंदर पाकिस्तान से इंडिया में कितने कॉल किए गए हैं और किन किन लोगों ने कॉल किए हैं उन सब की डिटेल्स निकालते हैं। यहाँ दूसरी तरफ तारिक के पास दुबई की टिकटें आ चुकी थी और अब वो जाने के लिए तैयार होने लगे थे। और यहाँ पाकिस्तानी ऑफिसरों की इन्वेस्टिगेशन के बाद 21 लोगों के नाम सामने आते हैं जिनके ऊपर उन्हें सबसे ज्यादा शक है, लेकिन उन 21 लोगों में से कुछ ही लोग हैं जो कि रॉ के एजेंट्स हैं, बाकी सारे निर्दोष हैं। लेकिन उन सारे ही 21 लोगों को मारने का हुक्म दे दिया जाता है। अब आगे हम तारिक और नसरीन को देख पाते हैं जो कि घर वालों से अलविदा कह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम असलम के ढाबे पर कुछ लोगों को आता हुआ देख पाते हैं। दरअसल ये लोग पाकिस्तानी ऑफिसर्स होते हैं। इन्हें देखकर असलम तुरंत ही इनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है और काफी सारे लोगों को अकेला भी मार गिराता है, लेकिन आखिर में असलम भी मारा जाता है। जिसके बाद हम पाकिस्तानी ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि उन 21 लोगों को मारना शुरू कर देते हैं और एक एक करके उन सारे 21 लोगों को मारने के पीछे पड़ जाते हैं। साथ ही हम यहाँ पर थोड़ी देर के बाद रमन सिंह को देखते हैं जो कि असलम के पास आता है और जब वो असलम को देखता है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है और तुरंत ही वो तारिक के पास जाता है। तारिक को ये सारी खबर बताने के बाद वो उससे कहता है कि पाकिस्तानी ऑफिसर्स हमें ढूंढने के पीछे पड़े हुए हैं और वो हमें जान से भी मार देंगे, इसलिए वो नसरीन को लेकर यहाँ से
तुरंत ही निकल जाए। ये सुनने के बाद तारिक तुरंत ही नसरीन को लेकर एयरपोर्ट जाने लगता है। वहीं पाकिस्तानी ऑफिसर्स नसरीन के घर पर पहुंच चुके थे और उनके हाथों नसरीन और तारिक की फोटो भी हाथ लग चुकी थी। साथ ही हम आगे रमन सिंह को देख पाते हैं, जिसके पीछे वो पाकिस्तानी ऑफिसर्स भी पीछे पड़ चुके थे और जब वो एक जगह पर रुकता है तो वो पाकिस्तानी ऑफिसर्स उसके पास आते हैं। आखिर में रमन सिंह अपने घर वालों की फोटो देख रहा होता है और अपने हाथ की सिगरेट को वो नीचे फेंक देता है जहाँ पर पेट्रोल पड़ा हुआ था, और वो सीधा जाकर उसकी कार के पास जाता है, जिसके बाद एक बड़ा सा धमाका होता है जिसमें कि कई सारे लोग मारे जाते हैं और उनमें रमन सिंह भी मारा जाता है। यहाँ दूसरी तरफ तारिक और नसरीन एयरपोर्ट पहुंच चुके थे और फिर थोड़ी देर के बाद उनके पीछे पीछे वो पाकिस्तानी ऑफिसर्स भी आ जाते हैं, जिनके पास तारिक और नसरीन की फोटो थी, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वो लोग यहीं पर हैं। तो वो यहाँ पर छानबीन करना शुरू कर देते हैं। तब तारिक नसरीन से कहता है कि उन दोनों की सीट अलग अलग है, इसलिए शायद उन दोनों को अलग अलग बैठना पड़ सकता है। और साथ ही तारिक नसरीन से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और साथ ही तारिक नसरीन से कहता है कि अपने होने वाले बेटे का नाम वो लोग अमन रखेंगे। जिसके बाद नसरीन को व्हील चेयर पर बैठाकर यहाँ से ले जाया जाता है, लेकिन तभी कुछ ऑफिसर्स उसकी तरफ देखकर उंगली बताते हुए उसके पासपोर्ट को चेक करने को कहते हैं। ये देखकर तारिक समझ जाता है कि अब वो पकड़े जाएंगे, इसलिए वो यहाँ पर खड़ा होकर भारत माता की जय करने लगता है, जिससे कि फिर उन सारे ऑफिसर्स का ध्यान तारिक के ऊपर आ जाता है और फिर यहाँ पर एक तगड़ी फाइट होती है, जिसमें कि तारिक उन सारे सोल्जर्स को बेरहमी से मारता है। वो बस ये चाह रहा था कि नसरीन किसी भी हालत में यहाँ से चली जाए और ऐसा ही होता है। नसरीन सही सलामत प्लेन में बैठकर यहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर तारिक काफी खुश होता है और आखिर में तारिक को भी गोली मार दी जाती है, जिससे कि वो भी मारा जाता है। अब आगे हम नसरीन को देखते हैं, जो कि दुबई के एयरपोर्ट पर थी और वो काफी रो भी रही थी क्योंकि तारिक उसके साथ नहीं था। तभी उसके कंधे पर एक आदमी हाथ रखता है और वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर काव होते हैं, जो कि उसे एक चिट्ठी पढ़कर भी सुनाते हैं, जो कि तारिक ने नसरीन के लिए लिखी थी, जिसमें कि उसने सब कुछ बता दिया था कि वो कौन है और वो क्या करता था। और आखिर में तारिक ने लिखा था कि भले ही उसने ये सब कुछ छुपाया हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अब आखिर में हम जनरल जिया को देख पाते हैं, जो कि आखिर तक यही कह रहे थे कि उन्होंने किसी भी प्रकार के परमाणु परीक्षण करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन यहाँ पर AQ खान ने कन्फेस कर लिया था कि उन्होंने कहूटा में परमाणु परीक्षण करने की पूरी कोशिश की थी। अब आगे 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पोखरण में हमने दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया और पूरी तरह से सफल भी रहे। तो दोस्तों, भारतीय जासूसों पर इससे पहले भी एक था टाइगर, बेबी, मद्रास कैफे, राजी, मुखबिर जैसी कई फिल्में बन चुकी है। निर्देशक के रूप में शांतनु बागची भी उसी धागे को पकड़ते हैं और उनकी स्टोरी लाइन भी कम दिलचस्प नहीं है और वो इस स्टोरी को एग्जीक्यूट करने में भी खरे उतरे हैं। फिल्म के फर्स्ट हाफ में निर्देशक कहानी और किरदारों को विकसित करने में बहुत सारा समय लगा देते हैं। असल मुद्दे पर आते आते काफी समय खर्च हो जाता है और तारिक और नसरीन की प्रेम कहानी काफी दिलचस्प है। जासूसी फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है रहस्य और रोमांच, और दोनों ही इस फिल्म में भरपूर मात्रा में है। और अभिनय की बात करें तो सिद्धार्थ मल्होत्रा तारिक और अमनदीप जैसे अनसंग हीरो की खूबसूरती और मजबूती से निभा ले जाते हैं। किरदार के तमाम रंगों में वे सहजता और सरलता से ढलते हैं। नेत्रहीन नसरीन की भूमिका में रश्मिका ने अपने चरित्र को मजबूती प्रदान करने की हर एक कोशिश सफल रही है और कुमुद मिश्रा एक बार फिर चमकते हैं। सारिब हाशमी साबित करते हैं कि वे हर तरह की भूमिकाओं के साथ न्याय करने में सक्षम है। लंबे अंतराल के बाद परमीत सेठी को रॉ हेड के रूप में पर्दे पर देखना अच्छा लगता है। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।